गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने जो टॉपिक कंटेस्ट किया था वो था माइटोकॉन्ड्रिया। जो साइटोप्लाज्मिक अपने अंगक स्टार्ट हुए थे उसमें सबसे पहले अपने माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट किया था। उसमें अपन ने उसकी बेसिक जानकारी जो थी किस ये नाम किसने दिया, सबसे पहले इसकी खोज किसने की, इसको क्या नाम दिया, ठीक है, इसको फाइला नाम किसने दिया, इसके साथ ही इसका वितरण कहाँ कहाँ पे होता है, यानी कि कौन कौन सी कोशिकाओं में ये पाया जाता है, कौन सी में नहीं पाया जाता। तो अपन ने जाना था कि ये जो मैमल्स की आरबीसी होती है, परिपक्व आरबीसी कोशिकाएं होती है, और जो बैक्टीरियल सेल होती है उनमें ये माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। लेकिन इनके अलावा जो भी सेल्स हैं, प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की, उन सभी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसके साथ ही अपन ने इनकी संख्या के बारे में बात की थी। इसके साथ ही अपन ने जाना था कि ये कोशिका को एनर्जी प्रदान करता है एटीपी के रूप में, इसलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है सेल का। ठीक है, इसके अलावा संख्या में अपन ने जाना था कि एक स्पर्म में 20 से 24 तक ये पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन एक अमीबा है चाओस नाम का, जिसमें 5 लाख तक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन ने पॉइंट स्टार्ट किया था नेक्स्ट अल्ट्रा स्ट्रक्चर का, माइटोकॉन्ड्रिया की परासंरचना या अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जिसका अपन ने प्रीवियस क्लास में डायग्राम भी बना लिया था। अब उस डायग्राम को आधार बांधते हुए अपन इसकी जो थ्योरी है उसको डिटेल से जानेंगे, समझेंगे। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर था अपना टॉपिक, परासंरचना जिसे बोल रहे थे अपन अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें सबसे पहले मेम्ब्रेन की बात करेंगे अपन। मेम्ब्रेन आपको याद हो तो एक आउटर मेम्ब्रेन अपन ने दर्शाई थी यहाँ पे डायग्राम में, और एक इनर मेम्ब्रेन दर्शाई थी। तो अपन मेम्ब्रेन में ये बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है, एक तो बाहरी और एक आंतरिक, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट है इसमें आउटर मेम्ब्रेन यानी बाह्य झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे जो बाहरी परत बनाती है, बाहरी आवरण बनाती है, वो क्या कहलाएगी? आउटर मेम्ब्रेन या बाहरी झिल्ली। ठीक है, इसकी जो मोटाई होती है वो होती है लगभग 60 से 70 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? सेकेंड अपन ने बताया इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे अंदर की तरफ उपस्थित होती है, लेकिन यह माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी के अंदर, यानी जो अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था ऐसे, ये तो बाहर की मेम्ब्रेन हो गई, लेकिन इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन अपन ने कई जगह से अंदर अंतर्वलित होना बताया था ऐसे ऐसे। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे कि आउटर मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वह इसकी कैविटी में, माइटोकॉन्ड्रिया की कैविटी या अवकाश में अंदर की तरफ उभरी हुई होती है। ये अंदर की तरफ उभरी हुई है एवं अंगुली समान प्रवर्ध बनाती है, फिंगर लाइक अतिवृद्धियों के रूप में होती है। इनको माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, इनको तो बोल रहे थे क्रिस्टी अपन, तो इन्हें क्या बोलेंगे अपन? माइटोकॉन्ड्रियल
कॉन्ड्रियल क्रिस्टी या क्रेस्ट कहते हैं। यानी आउटर मेम्ब्रेन तो सिंपल ही थी, बाहरी आवरण बना रही थी माइटोकॉन्ड्रिया का, और 60 से 70 एंगस्ट्रॉम मोटाई की है, ठीक है। लेकिन जो आंतरिक झिल्ली है या जो इनर मेम्ब्रेन है, यह इस माइटोकॉन्ड्रिया की कैविटी में अंदर उभरी हुई होती है और फिंगर लाइक या अंगुली समान प्रवर्ध या उभार बनाती है, जिनको माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी या क्रेस्ट कहते हैं। क्लियर है? तो ये हो गई अपनी मेम्ब्रेन की बात। ऐसे ही अपन ने यहाँ पे डायग्राम में शो किए थे आउटर चेम्बर और इनर चेम्बर। चेम्बर मीन्स कक्ष, बाहरी कक्ष और आंतरिक कक्ष। सेकेंड नंबर पे लेंगे अपन चेम्बर्स। चेम्बर्स मीन्स कक्ष। इसमें सबसे पहला था आउटर चेम्बर। आउटर चेम्बर या इसे बोलेंगे अपन बाहरी कक्ष। ये कहां पे प्रेजेंट था? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के जस्ट बीच में। तो अपन क्या लिखेंगे डायग्राम को देखते हुए कि यह बाहरी कक्ष आउटर मेम्ब्रेन एवं इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है एवं इसकी मोटाई लगभग या चौड़ाई लगभग 60 से 80 एंगस्ट्रॉम होती है। चौड़ाई कितनी बताई अपन ने? 60 से 80 एंगस्ट्रॉम। तो ये अपन ने आउटर चेम्बर का बता दिया। ऐसे ही इनर चेम्बर, इनर चेम्बर यानी आंतरिक कक्ष। आंतरिक कक्ष कहां पर दर्शाया था अपन ने? यहां पे, यानी इनर मेम्ब्रेन के अंदर का भाग, अंदर वाली कैविटी का भाग क्या कहलाएगा? इनर चेम्बर। इस इनर चेम्बर में, इस इनर चेम्बर को अपन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोल रहे थे। यहां पे लिखा था ना अपने मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। तो अपन इसे क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसमें क्या क्या दर्शाया था अपन ने? एक तो फाइबर्स, फाइबर्स, दूसरा सोलेबल प्रोटीन, राइबोसोम, एंजाइम्स। ये सभी के सभी मॉलिक्यूल्स एक माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही ग्रेन्यूल्स भी थी, ग्रेन्यूल्स। तो अपन लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में या इनर चेम्बर में फाइबर्स, सोल्यूबल प्रोटीन्स या विलेसिल प्रोटीन, राइबोसोम, एंजाइम्स, ग्रेन्यूल्स आदि प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया अपना चेम्बर का पार्ट, जिसमें इनर चेम्बर को अभी अपन ने देख लिया है। तो इस तरह से अगर अपन को डायग्राम याद है अच्छे से कि डायग्राम कैसे बनाना है और उसमें क्या क्या अपन को नामांकित करना है, उसे क्या क्या नाम लिखने हैं, कि कौन सी संरचना कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसकी थ्योरी वाला पार्ट अपन आसानी से ऐसे लिख सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो अपने 6 नंबर का क्वेश्चन आराम से 6 नंबर पक्के हो जाए। ठीक है, तो ये तो अपन ने बात कर ली मेम्ब्रेन की और चेम्बर्स की। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी की, इसकी। ठीक है, तो ये चीज नोट कर ली ना आप, डायग्राम देख के आराम से नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बात करेंगे अपन माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी की। ये ध्यान रख लेना, इनर चेम्बर में फाइबर्स हैं, सोल्यूबल प्रोटीन्स है, राइबोसोम है, एंजाइम्स और ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इस वाले भाग में। ठीक है, इसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या अपन इनर चेम्बर बोल सकते हैं। अब जो मुख्य संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसमें अपन ले रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल
क्रिस्टी। इस माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट त्रिपरतीय यूनिट मेम्ब्रेन। सेकंड है शोषणकारी एंजाइम श्रृंखला। और थर्ड है F1 कण या ऑक्सीसोम। ये 3 मोस्ट पार्ट्स बोल सकते हैं अपन, जो आपस में मिलकर, या ये सभी जो अपने नाम लिखे हैं इनसे मिलकर एक क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी बनी हुई होती है। तो ये त्रिपरतीय यूनिट मेम्ब्रेन अपन ने पहले से पढ़ी हुई है कि इसमें 3 परत में 3 परत है ना, त्रि का नाम है मतलब है 3 में से 2 तो प्रोटीन और 1 लिपिड। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं 2 प्रोटीन लेयर प्लस 1 लिपिड लेयर। क्लियर है? शोषणकारी एंजाइम श्रृंखला, अपन को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो शोषणकारी एंजाइम्स की श्रृंखला होगी ही होगी, जिससे एनर्जी बनेगी। F1 कण या ऑक्सीसोम। जो F1 कण है इनकी जो संरचना होती है वो टेनिस का जो रैकेट होता है जिसको अपन मार के खेलते हैं ऐसे, उसके समान होती है। टेनिस के रैकेट की आकृति का होता है। कौन? F1 कण या ऑक्सीसोम। कैसे होता है? टेनिस के रैकेट की आकृति का होता है, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की रिएक्शन में भाग लेता है या उसके लिए जिम्मेदार होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी फूड का जब ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा, तो ही एनर्जी बनेगी। तो मैं कह रहा हूं कि जो ऑक्सीसोम या जो F1 कण है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए क्रिया का स्थल होते हैं या उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ये जो F1 कण है यह है प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड से मिलकर बने होते हैं। ये जो F1 कण या ऑक्सीसोम है यह प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बने होते हैं। इन F1 कण या ऑक्सीसोम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETS से संबंधित एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अपन ने लिखा है ना अभी यहां पे, तो इसमें क्या लिखेंगे अपन F1 कण में आगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम, शॉर्ट में से बोलते हैं ETS। ये आपके नेक्स्ट पॉइंट आएगा, उसमें अपन ने ETS पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल भी पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल भी पढ़ेंगे, और ये भी जानेंगे कि कितनी ATP कहाँ पे काम आ रही है और कितनी ATP बन रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मोस्टली एग्जाम्स में और कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रेजेंट में अभी अपन ये टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। पहले F1 कण या ऑक्सीसोम अपन ने जाना कि टेनिस या रैकेट की आकृति के समान होता है ये,
F1 कण या ऑक्सीसोम, यह ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की क्रिया में भाग लेता है या इसके लिए जिम्मेदार होता है। F1 कण या ऑक्सीसोम प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड से मिलकर बने हुए होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम, शॉर्ट में बोलते हैं ETS, के लिए एंजाइम उपस्थित होते हैं। अब अपन बनाते हैं एक F1 कण या ऑक्सीसोम की संरचना, ताकि अपन को आराम से समझ में आ जाए। अच्छा, ये जो F1 कण या ऑक्सीसोम है इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं यहाँ पे बना देता हूं मैं। सबसे पहले तो अपन माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी का डायग्राम बना लें इसका, तो ये वाली चीज अपन और क्लियर हो जाएगी। ऐसे ये बन गई क्रिस्टी, ऐसे ही तो है उभरी हुई। ये लो, इस पे क्या प्रेजेंट है, ये F1 कण आ गए। ऐसे दर्शाए थे अपन ने कल डायग्राम में। तो ये तो हो गई माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन। ये हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन। ये हो गई, अरे माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी ये नहीं है, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी है ये वाली अंगुली समान। और ये हो गए F1 कण, ठीक है। तो ये हो गई एक माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी की संरचना, जो आपको इस डायग्राम के अलावा बनानी है इस पॉइंट के साथ, ठीक है। एक डायग्राम और बनाएंगे अपन, वो है F1 कण या ऑक्सीसोम का, वो अपन यहाँ पे साइड में बना लेते हैं। कैसे बनेगा, ऐसे। ये लो, ये है इसका बेस। बेस मीन्स आधार। ये है इसका स्टाल्क मीन्स व्रंत, और ये है इसका हेड यानी सिर। ये सिर है, ये व्रंत है, और ये आधार है। ध्यान से देख सकते हो आप इस डायग्राम में, इससे जुड़ा हुआ है ना। तो ये वाला तो हो गया हेड वाला भाग, ये वाला हो गया स्टाल्क, और ये हो गया इसका जिससे ये क्रिस्टी से जुड़ा हुआ वो हो गया आधार या बेस। अब ध्यान देना, ये जो आधार या जो बेस है, इनको हटा दे रहा हूं मैं, साइड में लिख लिया होगा आपने। ये स्टाल्क, ये बेस, ये हेड, ये होता है 90 एंगस्ट्रम का। ये जो हेड वाला पार्ट है 90 एंगस्ट्रम का होता है, और ये होता है स्टाल्क इसका 45 एंगस्ट्रम का। 45 एंगस्ट्रम क्लियरली लिख देता हूं मैं, 45 एंगस्ट्रम। और ये जो इसका बेस है ये होता है 70 एंगस्ट्रम का, यानी कि ये बेस वाला भाग है 70 एंगस्ट्रम चौड़ा, ये जो स्टॉल्क या व्रंत वाला भाग है ये 45 एंगस्ट्रम चौड़ा या लंबा, और ये 90 एंगस्ट्रम लंबा या चौड़ा है हेड वाला भाग, ये गोल गोल। इस गोल गोल भाग को ही अपन बोलते हैं ऑक्सीसोम या F1 कण, ऑक्सीसोम। तो ये वाला डायग्राम बनाना है आपको। यहाँ पे F1 कण के बारे में जाना ना अपने 3rd नंबर पे, यहाँ पे F1 कण या ऑक्सीसोम, इस वाले पॉइंट में आपको ये डायग्राम भी बनाना है F1 कण का, जिसमें अपन ने दर्शाया एक तरफ तो आधार है जो क्रिस्टी से जुड़ा हुआ है, और क्रिस्टी के साथ
वृंत से ये हेड वाला भाग जुड़ा हुआ है। हेड वाला भाग 90 एंगस्ट्रम का है, स्टॉल या वृंत वाला भाग 45 एंगस्ट्रम का है, और बेस आधार है वो है 70 एंगस्ट्रम का। ये जो गोल गोल हेड है इसका, ये इसका कहलाता है F1 कण या ऑक्सीसोम। यहीं पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है और एटीपी बनती है। यहीं पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, शोषणकारी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी एक माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, और माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रिस्टी की संरचना, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी की संरचना, और माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी में F1 कण या ऑक्सीसोम की संरचना। ये सभी आपको डायग्राम भी बनाने हैं, और जो मैंने थ्योरी लिखवाई है वो थ्योरी भी आपको लिखनी है। ठीक है, अब इसमें छोटा सा पॉइंट और रह जाते हैं, वैसे तो बहुत है। अगला जो पॉइंट है वो अपना ये है माइटोकॉन्ड्रियल केमिकल ऑर्गेनाइजेशन या माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनाइजेशन की माइटोकॉन्ड्रिया किससे मिलकर बना हुआ होता है। तो मोस्टली प्रोटीन है, लिपिड है, सूक्ष्म मात्रा में आरएनए है और डीएनए। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, पहले भी आपने पढ़ा होगा। ये दोनों डायग्राम आप बनाना इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ये पूरा हो चुका है प्रासंरचना अपना। केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन लिखेंगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया की, तो उसमें फर्स्ट नंबर पे है प्रोटीन। प्रोटीन प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में 65 से 70%। फिर है लिपिड, लिपिड होता है 25 से 30%, क्योंकि अपन ने पहले जाना है अभी कि 2 प्रोटीन लेयर होती है और 1 लिपिड लेयर होती है, तो मोस्टली प्रोटीन ज्यादा होगा। थर्ड नंबर पे है आरएनए, आरएनए होता है 0.5%, यानी बहुत ही कम। फिर है डीएनए, डीएनए इसमें होता है सूक्ष्म मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में। तो ये हो गई इसकी केमिकल कंपोजिशन। इसके साथ ही आज अपन इस क्लास को यही विराम देते हैं। इसके आगे की जो भी टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। धन्यवाद।